नमस्कार, सिटी न्यूज की अदालत में एक बार फिर हम हाजिर हैं उन्हीं तल्ख तेवरों और तीखे सवालों के साथ। आज सवालों के कटघरे में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक उषा ठाकुर जी। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज की अदालत। नमस्कार महेंद्र जी। बिल्कुल, प्रदेश की राजनीति में उषा ठाकुर एक ऐसा नाम है जो नारी समाज का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व करता है और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में अपने सिद्धांतों के चलते और कहीं ना कहीं अपनी कार्यशैली के चलते राजनीति की एक अलग पहचान और एक अलग मुकाम पर हैं उषा ठाकुर जी। आज उनसे बातचीत करेंगे और सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से, जहां की पहले पूर्व विधायक रही हैं उषा ठाकुर जी। उषा जी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1, भाजपा की ये विधानसभा एक जरूर है लेकिन चेहरे अनेक हैं और उन अनेक चेहरों में आपका चेहरा सबसे प्रबल दावेदार के रूप में इस बार चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। क्या लगता है कितनी पुख्ता है इस बार की आपकी दमदारी और दावेदारी? महेंद्र जी, दमदारी और दावेदारी जी, ये सब पार्टी संगठन पर निर्भर होती है। बिल्कुल। और अब मैं टिकट बांटने वालों की श्रेणी में बैठी हूँ, बिल्कुल। तो जो भी सर्वथा उपयुक्त निर्णय होगा संपूर्ण संगठन मिलकर लेगा। इस बार चर्चाएं ऐसी हैं कि जो वर्तमान विधायक हैं सुदर्शन गुप्ता, उनको लेकर के कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यानी कि पार्टी कार्यालय में भी कई कार्यकर्ताओं ने, स्थानीय नेताओं ने जाके अपनी नाराजगी जाहिर की थी। शैलेंद्र बरुआ जी जो कि प्रभारी हैं, इसके अलावा भी अरविंद बैनर्जी संगठन मंत्री से कार्यकर्ताओं की मुलाकात हुई थी। क्या लगता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता एक बार फिर आपको उसी विधानसभा से प्रतिनिधित्व करता देखना चाहते हैं? महेंद्र जी, ये स्वाभाविक इच्छा हो सकती है कार्यकर्ताओं की, क्योंकि लंबे समय तक जो जिसके साथ काम करता है उसका अपना मन, विचार, कार्यशैली सबकी समानुभूति होने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। पर कल आपने देखा होगा हमारे विधानसभा 1 का सम्मेलन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से और लगभग सभी कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए। अब आप खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूरे प्रदेश भर के आपने दौरे किए हैं, पार्टी की रीति नीतियों को कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता के बीच भी आपने पहुंचाया है। विधानसभा में प्रतिनिधित्व आपने किया था और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की जाबाज और क्रांतिकारी विधायक का दर्जा भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के श्रीमुख से आपको मिलता है। ऐसे में क्या लगता है इस बार मिशन 2013 में उषा ठाकुर जी किस भूमिका में रहेंगी और किस तरह से शिवराज सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसको कार्यकर्ताओं के जरिए जनता तक पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे? बहन जी, हम लगातार इसी में लगे हुए हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रांत में दौरे होते हैं, प्रशिक्षण वर्गों में हमारे महत्वपूर्ण विषयों पर उद्बोधन होते हैं और अभी हम देख रहे हैं हमारा पूरा प्रदेश संगठन हितग्राही सम्मेलनों में, विधानसभा सम्मेलनों में जुटा हुआ है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और विचारधारा और पार्टी की रीति नीति से बूथ का प्रत्येक कार्यकर्ता अवगत हो, इस दृष्टि से सतत प्रशिक्षण हमारे यहाँ चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज फैक्टर कितना काम करता है? आपको क्या लगता है? प्रदेश भर में आपने दौरे किए हैं, किस तरह से सरकार के किए गए कामों को जनता याद रखेगी और खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा कितना भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में मददगार साबित होगा? 100%, निसंदेह 100%। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरलता, उनकी संवेदनशीलता और उनकी जो कार्यशैली है, आप भी देखते हैं, संपूर्ण प्रदेश देखता है, आम जनता जानती है कि लोकतंत्र की परिभाषा को मुझे लगता है इन 65 वर्षों में पहली बार लोगों ने व्यवहारिक धरातल पर सफल होते देखा है। जितने समाज, जितने वर्ग, सबके पंचायतें बुलाई गई, उन्हीं से पूछा गया कि उनके समाज की उन्नति प्रगति में सरकार की क्या भूमिका हो और उन्हीं सबको सूचीबद्ध करके समाज के उत्थानों का प्रयास किया है। लेकिन विपक्ष कहता है कि मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, वो घोषणाएं ज्यादा करते हैं और उन घोषणाओं को अमल में लाने में उनके जो कदम है वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। अब देखिए, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, उन विचारों के पास कुछ बचा नहीं। विकास वो इतना कर नहीं पाए, 65 वर्षों में इतना विकास नहीं कर पाए, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं नहीं दे पाए और फिर उनके पास हमारे जैसा संगठनात्मक मजबूत ढांचा भी नहीं है, तो उनके मन में जो आता है वो विपक्षी धर्म निभाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे। उषा जी, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की विधायक थी, आपने 5 साल जनता के बीच रही, जनता के हर मुद्दे को विधानसभा में उसकी पैरवी की, उसका प्रतिनिधित्व किया, जन समस्याओं को दूर करने के लिए भी आपने लड़ाई लड़ी। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि सिटिंग एमएलए का टिकट काट करके तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुदर्शन गुप्ता जी को टिकट दे दिया गया? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई थी जिस वजह से पार्टी ने निर्णय लिया? महेंद्र जी, मैं तो आपसे निवेदन करूंगी कि बहुत बेहतर हो कि
ये सवाल आप वर्तमान के संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछिए। फिर भी आपने क्या महसूस किया? विधानसभा से दूर रह करके भी आप जनता के बीच रही। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के जो कार्यकर्ताओं की सेना आपके नेतृत्व में बनी थी, वो सेना आज भी काम कर रही है। वो सेना आज भी पार्टी कार्यालय पर आपके नाम के साथ डटी हुई है। क्या आपने महसूस किया? क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आता है, जब आपको सत्ता की जिम्मेदारी से दूर कर दिया जाता है तो जननेता जो हैं वो जनता से दूरियां बना लेते हैं, लेकिन आप जनता के करीब रही। मैं तो महीन जी और ज़्यादा नज़दीक हुई, और मुझे ऐसा लगता है, मैं ये मानती हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता कभी हिलता नहीं, और शायद एक विधानसभा से निकाल कर परमात्मा मुझे पूरे प्रदेश का नेता बनाना चाहते होंगे, तो मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष बनी। और आज पूरे प्रदेश में जब हम लोग जाते हैं संगठनात्मक काम की वजह से, तो इतने कार्यकर्ताओं की आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना सम्मान मिलता है, तो पूरे प्रदेश को समझने का, वहाँ कार्य करने का और अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का एक बहुत सशक्त मौका मुझे पार्टी संगठन ने दिया है। समस्याओं की अगर हम बात करें, मिशन 2013 यानी कि नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा वार सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। 1 नंबर विधानसभा में आपका भी निवास है। ऐसे में क्या महसूस किया है? जनता अब भी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे दो चार हो रही है। आपकी नज़रों में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको वाकई में दूर किया जाना अब भी ज़रूरी है? महेंद्र जी, विकास की तो बिल्कुल मैं कहूँगी कि गंगा बह रही है जी। और माननीय शिवराज जी के प्रखर नेतृत्व में कोई विधानसभा ऐसी नहीं, आप निगम में भी हमारे कार्यों पर दृष्टि डालेंगे तो कोई वार्ड ऐसा नहीं जहाँ आज नगर निगम ने 4-4, 5-5, 10-10 करोड़ के काम नहीं किए। तो विकास की दृष्टि से तो थोड़ी बहुत जो समस्याएं हो जाती हैं निर्माणों की वजह से या गंदे पानी की निकासी नहीं होने की वजह से, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जब तक जलमल बोर्ड का गठन और ये सब महानगर की दृष्टि से जब तक पूरे इंदौर की हम चिंता नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मूलभूत समस्याएं हमें तकलीफ देती रहेंगी। लेकिन विपक्षी है कि वो तमाम मुद्दों की तलाश करते हैं। अगर हम कांग्रेस की तरफ से करें, हालांकि कोई एक नाम नहीं है, एक अनार और कई बीमार की तर्ज पर कांग्रेस में कई नेताओं के नाम सुर्खियों में है, लेकिन जब समस्याओं की बारी आती है तो वो विधानसभा में गंदगी की समस्या को गिनाते हैं, वो विधानसभा में गुंडागर्दी का मुद्दा उठाते हैं, वो विधानसभा में अराजकता का माहौल पैदा होने की बात करते हैं। ये तो सब उनके गिजे पिटे प्रश्न है जी। और इसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? उनसे बोलिए, तथ्यात्मक बात करें, आए सामने। इस बार भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में कितनी मजबूत है आपकी नजरों में? मुझे लगता है इस बार हम इंदौर जिले की सब सीटें जीतेंगे। एक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की बात करें, मैं प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, आप मुझे एक में क्यों उलझा रहे? मैं पूरे जिले की बात करूंगी, संभाग की बात करूंगी और पूरे प्रदेश की बात करूंगी। बिल्कुल है, वो लाजमी है, स्वाभाविक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कई सारे नाम चर्चाओं में। अगर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से बात करें तो वर्तमान विधायक सुदर्शन गुप्ता तो वहां से दावेदार हैं ही, मगर उनके अलावा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी का भी नाम चर्चाओं में है, पूर्व महापौर डॉक्टर उमाशशि शर्मा जी का भी नाम चर्चाओं में है, और पूर्व के विधायक यानी कि खुद आप उषा ठाकुर जी का नाम भी चर्चाओं में है। इन सब चर्चाओं में कौन सा नाम आपको लगता है जो सबसे प्रबल है? बहन जी, क्या है, सभी ने नेतृत्व किया है जी। बिल्कुल, माननीय सत्तन जी हमारे उस कठिन समय में जब लोग चुनाव में खड़े नहीं होना चाहते थे, तब उन्होंने नेतृत्व किया जी। उमा दीदी ने महापौर रहते नेतृत्व किया, मैंने विधायक रहते नेतृत्व किया, और सभी वही रहते हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। तो ये प्रश्नों का उठना एक स्वाभाविक सा प्रश्न है। बिल्कुल, बहरहाल कहीं ना कहीं ये राजनीतिक बड़प्पन है। और जिस तरह से उषा ठाकुर एक ऐसा नाम जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में अचानक से विधायक के रूप में सामने आया, और जैसे ही विधायक बनी तो उसके बाद 5 साल लगातार कार्यकर्ताओं के बीच रहने का श्रेय उन्हें गया, और बल्कि क्षेत्र के विकास की गंगा बहाने को लेकर भी उषा ठाकुर सतत रूप से अपना संघर्ष जारी रखी। लेकिन बावजूद उसके सुदर्शन गुप्ता को मौका मिला और अब वो अपना 5 साल पूरा कर चुके हैं। जनता का रिपोर्ट कार्ड अपनी जगह तैयार है। सवालात के अगले सिलसिले में बात होगी उनके रिपोर्ट कार्ड की। सुदर्शन जी के रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो खुलकर उनकी नाराजगी प्रकट कर चुके हैं, उनका पुतला भी दहन कर चुके हैं भाजपा के ही कार्यकर्ता। आपकी नजरों में कितने फिट हैं सुदर्शन गुप्ता? कोशिश की है उन्होंने, भी काम भी हुए हैं, ऐसा अपन नहीं कह सकते। और जो राजी नाराजी वो भी तथ्यों पर आधारित होती है। उन्हें कहीं ना कहीं नाराज कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए और उनकी समस्या के समाधान का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है।
कहीं ना कहीं आपकी भी दावेदारी इस बार चर्चाओं में है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 से तो है ही, बल्कि बदनावर विधानसभा से भी आपका नाम चर्चाओं में है। इस बात में कितना है दम, कितनी है सच्चाई? महेंद्र जी, कार्यकर्ताओं का प्रेम है जी। आप जहाँ जाएं आत्मीयता से कार्यकर्ताओं के बीच काम करें जी। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। आप जहाँ हम जाएं अपन कार्यकर्ताओं से घर जाते, क्योंकि हम लोगों की मूलभूत संगठन से जुड़े रहने की वजह से मेरे कार्य की आज भी वही पद्धति है। प्रत्येक कार्यकर्ता के घर जाना, उसको काम की जिम्मेदारी देना, उसका बाद में मूल्यांकन करना। इस आत्मीयता के कारण एक मजबूत श्रृंखला कार्यकर्ताओं की खड़ी होती है। उनकी कोई समस्या है तो उनके समाधान के लिए भी तत्परता से खड़े रहना। अब इन सब की वजह से हम जहाँ जाए, कार्यकर्ता बड़े भोले मन का कि आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, आप यहाँ से आ जाइए, प्रेमवश सभी आमंत्रण देते हैं। संगठन जहाँ से आदेश देगा वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल यहाँ पर इतना जरूर तय है कि कार्यकर्ताओं का ही प्रेम है जो कहीं ना कहीं उषा ठाकुर इस नाम को अलग अलग विधानसभाओं से दावेदारी के रूप में चर्चाओं में रखता है। और शायद कार्यकर्ताओं की ही ताकत है कि उषा ठाकुर आज एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 को लेकर अपनी दमदारी के साथ दावेदारी भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर रख रही हैं। आगे बढ़ते हैं उषा जी, इन दिनों आप एक बड़े आयोजन की तैयारियों में जुटी हैं। मातेश्वरी कांवड़ यात्रा के माध्यम से, मातृशक्ति कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप कहीं ना कहीं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में एक बार फिर नारी शक्ति का कहीं ना कहीं एकत्रीकरण करने जा रही हैं। कितनी तैयारियां हैं इसका आयोजन की और क्या कुछ इसके पीछे का उद्देश्य है? इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य है महेंद्र जी, अभी हम देख रहे हैं कि समाज में नैतिक पतन का एक बड़ा दौर तेजी से चल रहा है। नर पिशाचों की संख्या निरंतर, जब हम अखबारों को पढ़ते हैं तो मन और आत्मा आहत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में समाज को आध्यात्मिकता के साथ जोड़े रखना, अभी उत्तराखंड की भीषण तबाही हमने देखी जी। कहीं ना कहीं हिंदू समाज साधना से दूर होता जा रहा है। तो संपूर्ण समाज, ओम नमः शिवाय, सावन का पावन महीना है, शास्त्र इस बात की साक्षी देते हैं कि इस माह में जो भी कुछ ध्यान, धारणा, व्रत, उपास किए जाते हैं वो सैकड़ों गुना फलीभूत होते हैं। और भारतीय संस्कृति की मान्यता के मुताबिक कावड़ यात्रा सावन के महीने में निकालना सबसे पवित्र कार्य माना जाता है। माँ लक्ष्मी की साधना के लिए, भगवान शिव की आराधना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप हमारी मातृशक्ति कावड़ यात्रा 5 करोड़ नाम जप करती है इस कावड़ यात्रा के माध्यम से। और 15,000 बहनों का पंजीयन पूर्ण हो चुका है। सभी खुद कावड़ अपनी सजाती हैं, 5 रुपया शुल्क देकर इस कावड़ में आती हैं। और कलयुग में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा कि अब मैं चतुर्भुज अवतार नहीं लूंगा, जहां संगठन होगा सज्जनों का उन्हीं में अपनी शक्ति प्रतिस्थापित करूंगा। इस बात को बढ़ाते हुए मैं संपूर्ण समाज शिव आराधना में जुटे, इस मकसद से पिछले 10 सालों से ये मातृशक्ति कावड़ यात्रा निकल रही है। इस साल का क्या उद्देश्य है? किस संदेश के साथ मातृशक्ति सड़कों पर निकलेगी और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में नारी शक्ति, नारी समाज का एकत्रीकरण होगा? बहन जी, शक का तो कोई समाधान हो ही नहीं सकता है ना। ऐसे कह गए कि हकीम लुकमान भी कह गए कि शक का कोई इलाज नहीं। बिल्कुल ठीक बात है ना। चुनावी वर्ष आया कि आप लोगों की शक और शंका करने का स्वभाव मुझे लगता ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं, राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा मानना है कि जब जब विधानसभा में कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसमें उषा दीदी यानी कि उषा ठाकुर जी की उपस्थिति, उनके योगदान, उनके नेतृत्व पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के साथ साथ भाजपा के नेताओं की भी नजरें होती हैं। ऐसे में ये सवाल लाजमी भी है। जी, ये तो सतत निकलने वाली जी। ऐसा इस साल का क्या उद्देश्य है? चुनावी वर्ष है। आप किस उद्देश्य के साथ निकलेंगे? क्या मध्य प्रदेश सरकार की किसी योजना को आप इसके जरिए कहीं ना कहीं जनता के बीच पहुंचाना जरूर, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। हर वर्ष हम जन जागरण का एक विषय लेकर आते हैं। जन जागृति, जैसे एक बार 100% मतदान लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, ऐसा करके निकाला। धर्मांतरण ना हो इस बात के लिए निकाला। श्राइन बोर्ड को जमीन वापस मिले एक बार इसलिए निकाला। और इस बार का जो हमारा विषय है वो इस शताब्दी की मुझे लगता है सबसे बेहतर घटना है, मां नर्मदा का मां शिप्रा से मिलना। ये अद्भुत घटना है। बिल्कुल ठीक है। भाई शिवराज जी इस पावन कार्य के कारण मुझे लगता है कि वर्तमान युग के भगीरथ सिद्ध हो गए हैं, क्योंकि अमृत क्रांति के माध्यम से श्रद्धेय अटल जी ने जो कार्य योजना बनाई, दुर्भाग्यवश वो हम केंद्र में पूरी नहीं कर पाए। लेकिन भाई शिवराज जी के दृढ़ संकल्प ने इस पावन अभियान को सिंहस्थ के पहले पूरा करने का व्रत लिया है। और इस बार सिंहस्थ में सारे भक्त मां नर्मदा के पावन जल में स्नान करेंगे। इस जन जागरण का विषय लेकर
भूतेश्वर महादेव को सारी बहनें जलाभिषेक करेंगी और प्रार्थना करेंगी कि प्रभु देश के सभी नीति निर्धारकों के दिल दिमाग में ये बात बैठाइए कि इस देश को यदि अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचाना है तो कहीं ना कहीं देश की नदियों को परस्पर जोड़ना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, कहीं ना कहीं एक गहरा संदेश है और एक सकारात्मक कदम है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उषा ठाकुर अपने नेतृत्व में तमाम महिला समाज को एकत्र करने जा रही हैं और इस कांवड़ यात्रा के माध्यम से न केवल वो अपनी एक धार्मिक आहुति भी देंगी बल्कि कहीं ना कहीं विधानसभा में अपनी उपस्थिति का एहसास भी जरूर जनता को करा देंगी। आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उषा जी एक सवाल और मेरे जहन में आया है। आपने कहा कि नैतिक मूल्यों में बहुत पतन हुआ है, इस पर चिंता प्रकट करने की जरूरत है। राजनीति में भी ऐसे कई घटनाक्रम होते हैं जो जिसको लेकर के बार बार जनता के दिलो दिमाग में, बुद्धिजीवी वर्ग में कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं लगता पिछले दिनों जो प्रदेश की राजनीति में जो कुछ हुआ, बात चाहे सीडी कांड की कर लें या बात हम अविश्वास प्रस्ताव लाने की कर लें या विपक्ष के अन्य किसी आरोप की कर लें, कहीं ना कहीं राजनेताओं में भी मर्यादाओं की कमी आई है, आपकी क्या है चिंता? देखिए, पूरा परिवेश और परिदृश्य जी बिल्कुल कहीं भी इससे अछूता नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। और भारतीय जनता पार्टी की तो पंचनिष्ठाओं का अंतिम जो निष्ठा है वो बिल्कुल नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो संपूर्ण संगठन, केंद्र, प्रदेश और स्थानीय सब की सब सदैव इस बात की चिंता में लगे रहते हैं। पर सभी संगठनों में मनुष्य है, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, उत्थान पतन चलता है। पर भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है कि यदि दिखता है कहीं कोई गलत है तो उसको कठोर दंड देने से पीछे नहीं हटती है। आपने उसको देखा और महसूस भी किया। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जिस तरह से लगातार आप अपने आयोजनों के जरिए चर्चाओं में रहती हैं, प्रदेश भर में दौरे आपने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम उषा ठाकुर जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे प्रभात झा आपके बहुत नज़दीकी रहे और प्रदेश उपाध्यक्ष की जब आपको जिम्मेदारी सौंपी गई तो उसमें प्रभात जी का योगदान सबसे सर्वोपरि रहा। किस तरह से आज भी उनसे आपके परस्पर संबंध है और क्या उनका मार्गदर्शन आपको पार्टी को आगे बढ़ाने में मिलता है? प्रभात जी सचमुच बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं और प्रभात जी की आत्मीयता, मैं सोचती हूँ हर कार्यकर्ता से पार्टी निष्ठ रहते हुए उसकी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग पार्टी के लिए करना प्रभात जी की सदैव यही चिंता रहती है। और मैं देखती हूँ एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर चाहे वो केंद्र स्तर तक कहीं कोई व्यक्ति क्यों ना हो, प्रभात जी उसकी क्षमताओं को, उसके कार्य आचरण की सारी शक्तियों को पार्टी के हित में समाहित करा देते हैं। क्या इस बार प्रभात जी ही उषा जी का टिकट फाइनल कराएंगे? ये सवाल सीधे कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके सामने आया है। संगठन निसंदेह प्रभात जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और हर मैदानी और मेहनती कार्यकर्ता की चिंता माननीय प्रभात जी का स्वभाव भी है। रिपोर्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो वर्तमान विधायक का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। जनता जरूर अपनी तरह से उनका आकलन करेगी, उनके 5 सालों की उनकी उपयोगिता, उनकी योगदान, उनके सक्रियता का कहीं ना कहीं आकलन होगा। भारतीय जनता पार्टी में क्या कुछ इस तरह का आकलन होगा और तमाम जो विधायक हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा? क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इसलिए सवाल आपसे जी निश्चित रूप से हमारे यहाँ समीक्षा तो बिल्कुल और हर सशक्त माध्यम से सारी जांच परख करी गई है और जहाँ जहाँ भी कोई कमजोरी, कोई कमी नजर आएगी उसको उसकी भरपाई की जाएगी और पूरा कोशिश करेंगे भाई इस बार की प्रचंड मतों से इस बार हमें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में लाना है, क्योंकि इतनी अधिक सेवाएं और इतनी अधिक जन कल्याणकारी योजनाओं के बाद हम सोच रहे हैं इस बार कि 200 सीटों तक हम पहुंचे और यदि हर बूथ का हमारे कार्यकर्ता सजग प्रहरी बनकर खड़ा हो गया तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत को कोई रोक नहीं पाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते क्या आपका आकलन है, अगर कई ऐसी विधानसभाएं हैं, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर डालें तो ग्रामीण विधानसभाएं कांग्रेस के खाते में जाती हैं तो शहरी विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी के खाते में, इस बार कैसी तैयारियां हैं? क्या उन विधानसभाओं को लेकर खास काम किया जा रहा है, खास उन पर फोकस रखा जा रहा है जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था? जी की गई है, सारी चिंताएं की गई हैं। उन सीटों पर भी हम विशेष रूप से जन जागरण के अभियान, जिम्मेदार मंत्रियों को उन विधानसभाओं की जवाबदारी और आसपास के जो सक्षम कार्यकर्ता हैं उन सबको भी वहां पर जुटाया है। जाते जाते कुछ ऐसे सवाल आपके सामने रखूंगा जिनका बहुत संक्षिप्त में आपसे जवाब जानना चाहूँगा। ये ऐसे सवालात हैं जो सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आए हैं, जो सीधे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 की जनता की तरफ से आए हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य से शुरू करते हैं। भाजपा में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और
पूर्व प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी, दोनों में से कौन आपको बेहतर लगते हैं और किनके नेतृत्व में आपको लगता है कि केंद्र में सरकार बन पाएगी? देखिए, श्रद्धेय आडवाणी जी की जो साधना है, जो 2 से 200 तक जो पार्टी को लाई, श्रद्धेय आडवाणी जी, श्रद्धेय अटल जी, आज के समय की मांग माननीय नरेंद्र जी मोदी है। बिल्कुल। और मुझे लगता है हमारा पूरा पार्टी संगठन, केंद्र प्रदेश, सब कुछ उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। क्या राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? मुझे तो नहीं लगता जी कि नरेंद्र मोदी जी को कोई टक्कर दे पाए। प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का बोलबाला है, शिवराज सरकार का जादू चलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी आकलन है और नेताओं के भी बयान है। निश्चित रूप से। आपकी नजरों में विपक्ष से कोई ऐसा नाम नजर आता है जो शिवराज सिंह चौहान को टक्कर दे? कोई भी नहीं। अगर इंदौर की बात करें तो ताई और भाई, ये 2 ऐसे नाम हैं जो अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। भाई के करीबी आप रही हैं, पिछला विधानसभा चुनाव आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा और नामांकन दाखिल कर चुकी थी, लेकिन भाई ने चरण स्पर्श किए, इसलिए आपने नाम अपना वापस लिया। इस बार क्या भूमिका रहेगी ताई और भाई की उषा दीदी के लिए? दोनों ही मेरे वरिष्ठ हैं और मुझे लगता है मेरी चिंता करेंगे। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 या बदनावर, दोनों में से कौन सी विधानसभा रहेगी प्राथमिकता? संगठन तय करेगा। फिर भी कोई ना कहीं तैयारियों की दौर है, नवंबर में विधानसभा चुनाव है। मुझे लगता है संगठन हमेशा मुझे चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपता है। जहां से मौका मिलेगा वहां से चुनाव लड़ेगा। विधानसभा 1 जब शराब माफिया, सट्टा माफिया, गुंडों से आतंकित थी, तब पार्टी ने आदेश दिया कि विधानसभा 1 से चुनाव लड़ो। मैं वहां से लड़ी। पार्टी संगठन जहां से आदेश कर देगा चुनाव लड़ेंगे। क्या इस बार भी गुंडों को सबक सिखाने के लिए उषा जी तैयार हैं? गुंडों को सबक सिखाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। चलिए, यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि उषा ठाकुर जी जिस तरह से अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं, कार्यकर्ताओं ने भी जो उनके लिए जोश खरोश दिखाया है, उसका कहीं ना कहीं पार्टी संगठन पर असर पड़ेगा और जिस तरह से लगातार वो जनता के बीच रहती हैं, उसका फायदा भी सीधे तौर पर उन्हें मिलेगा। उषा जी, सिटी न्यूज की अदालत में आप हाजिर हुई और जनता के तीखे सवालों का करारा जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, आपका भी। सिटी न्यूज की अदालत में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।